नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर और आज की सबसे बड़ी खबर। रतन टाटा के निधन के बाद अब टाटा ट्रस्ट की कमान किसके हाथ में होगी, इस सस्पेंस से पर्दा हट गया है। रतन टाटा के उत्तराधिकारी की तलाश पूरी हो गई है। रतन टाटा के निधन के बाद अब टाटा ट्रस्ट की कमान नोएल टाटा संभालेंगे। जी हां, ये खबर अब आधिकारिक रूप से पुष्ट हो चुकी है। बाकायदा एक प्रेस रिलीज के जरिए जो है वो जानकारी दी गई है और जो तमाम ट्रस्टीज थे उनके साथ सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं अब एक नए अध्याय की शुरुआत। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई है। टाटा ट्रस्ट के जो ट्रस्टियों की बैठक हुई, उस बैठक के अंदर सबसे पहले तो रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई, उनके काम को सराहाया गया और इसके बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई और इसके अलावा जो और भी टाटा से जुड़े हुए ट्रस्ट है उनके चेयरमैन की जिम्मेदारी भी नोएल टाटा को दी गई है। जिस तरह से नोएल टाटा जो है वो रतन टाटा के सौतेले भाई थे और टाटा ग्रुप की कई सारी जो कंपनियां हैं उनमें अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे, जिसमें ट्रेंट के चेयरमैन के तौर पर, इसके अलावा टाटा स्टील और टाइटन के अंदर वाइस चेयरमैन के तौर पे, टाटा इन्वेस्टमेंट और वोल्टास के अंदर चेयरमैन के तौर पर नोएल टाटा जिम्मेदारी निभा रहे थे। और हमने देखा है कि पिछले ट्रेंट के चेयरमैन के तौर पर जो ट्रेंट के अंदर टर्न अराउंड हुआ है और ट्रेंट के शेयर के प्राइस में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली और उसका श्रेय जो है वो नोएल टाटा को दिया जाता है। रतन टाटा के देहांत के बाद ये माना जा रहा था कि नोएल टाटा को ही टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी दी जाएगी चेयरमैनशिप की, क्योंकि जो टाटा ट्रस्ट है वो करीब 66% हिस्सा रखता है जो टाटा सन्स की कंपनियां हैं। तमाम जो टाटा सन्स की नमक की कंपनी से लेके सॉफ्टवेयर की कंपनी है, गाड़ी बनाने की कंपनी से लेकर तमाम कंपनियों में जो टाटा सन्स की कंपनियां हैं उसके अंदर 66% जो हिस्सा है वो टाटा ट्रस्ट का है और टाटा ट्रस्ट अपने ट्रस्ट के जरिए तमाम जो चैरिटी के, फिलैंथ्रोपी के काम भी करता रहता है। और रतन टाटा 1991 से 1991 से टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे और उनके निधन के बाद अब जो टाटा ट्रस्ट की जो जिम्मेदारी है ट्रस्टियों के द्वारा दी गई है नोएल टाटा को दी गई है। इससे पहले नोएल टाटा जो है टाटा ट्रस्ट के ही दूसरे जो ट्रस्ट है सर रतन टाटा ट्रस्ट और दोराबजी टाटा ट्रस्ट, वहां के ट्रस्टी थे और अब उन्हें जो टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया और इसके अलावा जो बाकी तमाम ट्रस्ट है टाटा ट्रस्ट के जो फिलैंथ्रोपी के काम में है उनकी जिम्मेदारी भी नोएल टाटा को सौंपी गई है। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो आखिरकार टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति हो चुकी है नोएल टाटा की और हमने आपको तमाम जानकारी दी कि किस तरह से जो है वो अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और इसके साथ ही उन्होंने तमाम ट्रस्टीज का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि जो एक महान लेगेसी रही है उसको आगे ले जाने की, उसको और ज़्यादा विस्तार देने की, बड़ा करने की उनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसको वो बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। एक जैसा हमारे सहयोगी बता भी रहते हैं अनुराग की, एक तरह से कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आदमी हैं और लगातार जिस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया ट्रेंट, टाइटन जैसी कंपनियों का, वो अपने आप में एक प्रमाण है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस बीच आज एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर आई। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे का आज टेस्ट हुआ और इस टेस्ट के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस मौजूद थे। भारतीय वायुसेना के विमान IFC 295 ने रनवे का ट्रायल लिया। नवी मुंबई एयरपोर्ट में 350 विमानों का पार्किंग स्पेस और 4 टर्मिनल हैं। मार्च 2025 तक नवी मुंबई एयरपोर्ट के चालू होने की उम्मीद है। हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा ने इस एयरपोर्ट का जायजा लिया। हम यहाँ सर्दर्न रनवे पे हैं नवी मुंबई के एयरपोर्ट पे, जिसने अभी अभी हमारे पीछे, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे इंडियन एयरक्राफ्ट IAF C295 है, जिसने अभी अभी अपनी पहली लैंडिंग की है इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और अभी अभी उसकी लैंडिंग हुई है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के प्रेजेंस में, साथ ही डेप्यूटी सीएम के प्रेजेंस में भी हुई है और उसके साथ एविएशन मिनिस्टर्स भी शामिल थे और उन्होंने भी देखा कि कैसे फर्स्ट
इनॉग्रल लैंडिंग करी गई है यहाँ पे C295 एयरक्राफ्ट की। साथ ही साथ अगर हम इस एयरपोर्ट की बात करें तो ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि अदानी ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है। और साथ में इस एयरपोर्ट में 4 टर्मिनल्स हैं, 2 पैरेलल रनवेज होंगे और इस एयरपोर्ट में पार्किंग स्पेस लगभग 350 फ्लाइट्स की भी होगी। और साथ ही साथ ये एयरपोर्ट कम से कम 9 करोड़ पैसेंजर्स को डील कर सकता है एनुअली ऑपरेशनल होने के बाद। सो ये है बहुत ही की फीचर्स इस एयरपोर्ट के। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात इस एयरपोर्ट की ये बताई जा रही है कि इस एयरपोर्ट की डेडलाइन थी मार्च 2025, बट अब सीएम बोल रहे हैं कि ये अपनी डेडलाइन से पहले भी तैयार हो सकता है। तो सबसे पहले हम कमर्शियल फ्लाइट्स जो कि रेडी हो जाएंगी, ये नवी मुंबई एयरपोर्ट में कमर्शियल फ्लाइट्स रेडी हो सकती हैं मार्च के पहले, क्योंकि काम बहुत ज्यादा सही से चल रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है मुंबईकर्स के लिए भी। और साथ ही साथ इस एयरपोर्ट के टर्मिनल्स भी कनेक्ट होंगे रेलवे इसके द्वारा, लोग आराम से टर्मिनल टू टर्मिनल ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है और कमर्शियल फ्लाइट्स जो है वो रेडी हो जाएंगी अगले साल के मार्च तक। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और ये तस्वीरें वाकई बहुत ही अच्छी लग रही हैं और उम्मीद यही है कि ये सौगात जल्द से जल्द मिले। बढ़ते आगे, कैसा रहा पूरे हफ्ते का बाजार, किन सेक्टर पर दिखा दबाव, कहां दिखी तेजी, बाजार की आज की हलचल, ये सारा एक्शन बता रहे हैं अंश भीलवाड़। तो वीकली बेसिस पे देखें तो निफ्टी का ये दूसरा हफ्ता था जब हमें लाल निशान नजर आया। हालांकि इस हफ्ते का जो डिक्लाइन था वो ज़्यादा डीप नहीं था, लेकिन फिर भी लाल निशान में बंद हुआ। डिस्पाइट निफ्टी लाल निशान में बंद होने के, हम देख रहे हैं कि जो दूसरे ब्रॉड इंडिसेस हैं मिड कैप और स्मॉल कैप, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, हरे निशान में क्लोज होते हुए नजर आए। मिड कैप का देखिए तो यहाँ पे टॉप गेनर्स में हमें सीजी पावर और डिक्सन टेक्नोलॉजी नजर आते हैं। जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 3 हफ्ते तक लगातार इसमें बिकवाली चल रही थी और अब जाके ये हरे निशान में बंद हुए इस हफ्ते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा रिवर्सल सा इंडिकेट करता है इसका हिस्टोरिकल पैटर्न। अब अगर सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है इस हफ्ते में। इसके टॉप गेनर्स देखें तो यहाँ पे डेविस लेबोरेटरी और इप्का लैब नजर आता है। जबकि अगर निफ्टी ऑटो की बात करें तो 1% से भी ज़्यादा की गेन के साथ बंद होता हुआ नजर आया है वीकली बेसिस पे। इसके टॉप गेनर्स में हमें संवेदना मदरसन और एक्साइट इंडस्ट्री नजर आते हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी रियल्टी और निफ्टी आईटी भी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। अब अगर सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी एफएमसीजी का तीसरा हफ्ता है जब हमें लगातार बिकवाली नजर आ रही है, तो इसमें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेंटिमेंट सा बनता हुआ नजर आ रहा है। जबकि मेटल इंडेक्स की बात करें तो 4 हफ्ते तक कंटिन्यूसली गेन कर रहा था और अब लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवर्सल सा नजर आता है नीचे की तरफ। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी एनर्जी, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक का ये दूसरा लगातार हफ्ता है बिकवाली का। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस नजर आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिक्स मार्केट रहा है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मार्केट कहीं ट्रेंड नहीं कर रहा, एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ लिए चलते हैं आपको। मेरे सहयोगी जिनेह नागर आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया एक्शन भरा पंच। जी, तो आज के हम 5 दमदार शेयर्स पर नज़र डालते हैं। पहला स्टॉक रहेगा अशोक बिल्डकॉन। कंपनी को बीएमसी के द्वारा एक प्रोजेक्ट में L1 बिडर, लोएस्ट बिडर साबित हुआ है। ये प्रोजेक्ट की कुल कीमत है करीब 920 करोड़ के लिए और जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है ये प्रोजेक्ट का वो है 30 महीनों के लिए। इसी के साथ दूसरे स्टॉक के बारे में आज बात करेंगे। बंधन बैंक में काफ़ी आज हमें तेज़ी देखने मिली है क्योंकि CGFMU ऑडिट जो है कंप्लीट होते हुए दिखा है। वही बैंक ने नया MD को अपॉइंट किया है। इसी के साथ RBI ने भी कंपनी के लिए मिस्टर प्रताप प्रतिम सेन गुप्ता को एज ए न्यू CEO और MD अपॉइंट के लिए अप्रूवल दे दिया है। इसी के साथ CLSA ने कहा है कि जो की ओवरहैंग था बैंक पर वो अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है और वापस फोकस जो है कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाते हुए हमें नज़र आएगा। तो बंधन बैंक फोकस में रहा था आज। तीसरा स्टॉक की बात करेंगे तो वो रहेगा ओबरॉय रियल्टी। कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दी है फंड रेज को एनेबल करने के लिए। ये रिजोल्यूशन कंपनी ने एनेबल किया है। करीब 6000 करोड़ तक कंपनी फंड रेज कर सकती है। इसका एनेबल रेजोल्यूशन कंपनी के बोर्ड ने को मंजूरी दी है। चौथा स्टॉक जो फोकस में आज हमें दिखा था वो था कमिंस इंडिया। FNO का टॉप लूजर आज हमें दिखा था। गोल्डमैन सैक्स पे डाउनग्रेड आया है, सेल रेटिंग उन्होंने दी और जो टारगेट प्राइस है वो दिया है 2900 रुपये
उनका मानना है कि जो CP/CB4 ट्रांजिशन होगा उसके चलते कंपनी में इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर गेन तो होगा, लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी के चलते होगा। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर जो है हमें दबाव देखने मिल सकता है। इसी के साथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो BESS है और दूसरे अल्टरनेटिव्स है वो ओवरऑल जेनसेट डीजल जेनसेट का डिमांड डीग्रोथ कर देगा, तो वो भी हमें डिमांड में कटौती होते हुए नज़र आ सकती है। इसी के साथ पांचवें स्टॉक की आज बात करेंगे वो होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कंपनी ने अपना जियो फाइनेंस ऐप विथ एनहेंस्ड फीचर्स अभी लॉन्च किया है प्ले स्टोर्स पर। इसमें कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि लोन ऑन म्यूचुअल फंड, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन्स जैसे। और इसी के साथ कंपनी ने ये भी मेंशन किया कि ब्लैक रॉक के साथ दूसरे इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस पर भी दोनों ही कंपनी काम कर रही है। जी हाँ, आज नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां हैं और इस कारण देवी की विशेष पूजा, हवन, कन्या भोज और जागरण का पूरा माहौल है। कुछ जगहों पर आज महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा हुई। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज पूरी तरह से दुर्गा पूजा के रंग देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज दुर्गा पूजा की खास धूम नजर आ रही है। देवी विसर्जन और दशहरा कल यानी 12 अक्टूबर को होगा। देश भर में धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन चल रहा है। खासकर कोलकाता में इसकी विशेष धूम है और अलग अलग जगहों से कोलकाता के पांडालों का दर्शन करने लोग पहुंचे हुए हैं। और ख़ास तौर पे आज के दिन कन्या पूजन होता है। अलग अलग तरीके से किस तरह से कोलकाता में इस वक्त धूम नजर आ रही है, हमारी सहयोगी पूजा मेहता की ये रिपोर्ट देखिए। आज पश्चिम बंगाल में नवमी मनाई जा रही है। आप देखिए किस तरह से मोदी अली क्लब दुर्गा पूजा पंडाल में हम पहुंचे हैं। बेहद मशहूर ये पूजा पंडाल में फिलहाल आज नवमी के अवसर पर कुमारी पूजा जो है वो फिलहाल शुरू कर दी गई है। आपको बता देते हैं कि अलग अलग पंडालों में फिलहाल कुमारी पूजा का जो है वो चल रहा है यहाँ पर रिचुअल। और देखिए किस तरह से एक बच्ची को जो है माँ दुर्गा के रूप में जो है यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, कुमारी की पूजा की जाती है। आप देखिए किस तरह से जो यहाँ पर पंडित मौजूद है वो सारे मंत्र उच्चारण के जरिए पूजा अर्चना कर रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। आपको बताते हैं कि नवमी के दिन जो है पश्चिम बंगाल में अलग अलग पंडालों में कुमारी पूजा का आयोजन किया जाता है। 8 से लेकर 12 साल की बच्चियों को माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है और यहाँ पर भी इस पंडाल में एक बच्ची को माँ दुर्गा के उसी रूप में पूजा जा रहा है जो है यहाँ पर कन्या पूजन जो है फिलहाल चल रहा है, उसी को कुमारी पूजन कहते हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं उस कुमारी पूजा को भी देखने के लिए और साथ ही माँ दुर्गा के दर्शन भी करने के लिए। और जो पारंपरिक ढाक है उस पारंपरिक ढाक के तालों पर जो है यहाँ पर मंत्र उच्चारण किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से इसी माँ दुर्गा के प्रतिमा के पास लोग ढाक बजा रहे हैं और ढाक के जरिए जो है ये तमाम जो मंत्र उच्चारण किया जा रहा है और पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बताते हैं कि कुमारी पूजा से पहले जो है यहाँ पर पहले आरती जो है और साथ ही पुष्पांजलि की गई। पुष्पांजलि और अंजलि वो पर्व होता है जब लोग यहाँ पर पुष्प चढ़ाते हैं माँ दुर्गा को। अंजलि के बाद ही जो है कुमारी पूजन जो है वो शुरू हो गया है और ये कुमारी पूजा के बाद अब से थोड़ी देर में ही जो है भोग लगाया जाएगा माँ दुर्गा का। और आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग पंडालों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो कोलकाता से अलग मुंबई के कांदीवली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मुंबई वासियों ने काफी धूमधाम से गरबा खेला। और मुंबई और गुजरात में किस तरह से गरबे की धूम साफ तौर पर नजर आई वो भी हम आपको, ये सेलिब्रिटीज की तस्वीरें देखिए। काजोल ने किस तरह से अपने परिवार के साथ
दुर्गा पूजा में खास तौर पर भागीदारी की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर उन्होंने ये तस्वीरें अपनी पोस्ट की। ऑडियो चलिए, अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कांदीवली की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कांदीवली मुंबई का एक विशेष इलाका, वहां पर देखिए किस तरह से गरबा का उत्साह लोगों में साफ तौर पर नजर आ रहा है और लोग गरबे की धुन पर नाचते गाते साफ तौर पर देखे गए। चलिए, इसी के साथ अब बढ़ते